हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे जिस भी एग्ज़ाम का आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो। राइट। आज हम करंट अफेयर से रिगार्डिंग एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आ रहे हैं जो है अपना सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो हमारे इंडिया की है सबसे बड़ी, जिसे हम जानते हैं मनरेगा के नाम से। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस को अलाउ कर दिया है और अब उसे नए नाम से जाना जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो मनरेगा स्कीम है हमारा, जो कि क्या कर रहा है, हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोवाइड करवा रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है। यूनियन गवर्नमेंट ने केवल उसके नाम में ही चेंज नहीं किया है बल्कि उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए हैं। तो आज हम देखेंगे उन सब के बारे में। राइट। चलो, अब हम देखते हैं कि इस नई स्कीम के अंदर क्या क्या यूनियन गवर्नमेंट ने रखा है। पुरानी मनरेगा स्कीम, उसमें क्या क्या प्रोविज़न किए हुए थे। उसके बाद की डिफरेंसेस क्या हैं दोनों स्कीम्स में, की चेंजेस क्या क्या गवर्नमेंट ने किए हैं। उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सामने इस स्कीम के सामने बनी हुई है और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक वे फॉरवर्ड तैयार करेंगे जिसे हम किसी भी एग्ज़ाम में, अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और इंटरव्यू में भी हम इसे बता सकते हैं। राइट। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो पुरानी मनरेगा स्कीम है, ओल्ड स्कीम है, उसके बारे में हम वन बाय वन चीज़ें देखते हैं। तो देखो, मनरेगा स्कीम के बारे में सबसे पहले चीज़ें देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि कब ये एक्ट आया और कब इसकी शुरुआत हुई। तो इसके लिए एक्ट बनाया गया 2005 के अंदर। ठीक है। और इसे बना दिया गया यहाँ से एक लीगल राइट, लीगल राइट, विधिक अधिकार दे दिया गया रोजगार का। और इसकी जो शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत हुई। वो पूरे देश के अंदर, ये 1 फरवरी 2008 को पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया। राइट। अब इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। इसमें था पहली चीज़, पर फैमिली पर ईयर एक पर्सन को 100 डेज का अनस्किल्ड वर्क, इसकी गारंटी सरकार द्वारा दी जा रही थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। पर फैमिली पर ईयर एक पर्सन को अनस्किल्ड लेबर 100 डेज का, ओके, इसकी गारंटी दी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, 2009 में इसका नाम बदला गया। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था नरेगा। ठीक है। उसके बाद इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा। ओके। अब देखो, गारंटी इसमें दे रही है गवर्नमेंट 100 डेज के रोजगार की। अगर आपको रोजगार आपने अप्लाई किया तो आपको 15 डेज के अंदर क्या होगा, आपको 15 डेज के अंदर आपको जॉब कार्ड मिल दिया जाएगा। आपको यहाँ पे जॉब कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई किया और आपको 15 दिन के अंदर वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। अगर आपको वहाँ पे रोजगार नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको बेरोजगारी भत्ता दे। अगर आपको, या तो आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है तो आपको दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है। अब इसमें जो वर्क अगर आपको दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो वो कहाँ पे दिया जाए रोजगार। ओके। तो ये जहाँ आपकी ग्राम पंचायत है उसके 5 किलोमीटर की परिधि में, रेडियस के अंदर 5 किलोमीटर, या मान लीजिए यहाँ आपकी ग्राम पंचायत है तो इसके 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आपको रोजगार प्रोवाइड करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर गवर्नमेंट 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, एक सेकेंड यार, इश्यू आ गया इंटरनेट का। हाँ, तो अगर गवर्नमेंट आपको इतनी 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आपको अगर रोजगार प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है और बाहर अधिक दूरी पे आपको रोजगार दे रही है, तो आपको जो मजदूरी है उसमें 10% का उन्हें इजाफा करना पड़ेगा। ये इनक्लोज इसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ था। साथ ही साथ इस इन एक्ट के तहत जितने भी काम होंगे उनका अलोकेशन कौन करेगा, उनका निर्धारण कौन करेगा कि क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना, तो वो काम करेगी ग्राम सभा। और ग्राम सभा को ही यह मैंडेट किया गया कि आप सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, कितना खर्चा हो रहा है, किस किस चीज़ों पे हो रहा है, इस चीज़ का सारा पावर किसे दिया गया, ग्राम सभा को दिया गया। इसी के साथ मनरेगा में एक चीज़ की गई,
वो क्या क्या किया गया, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया गया कि जितने भी लोगों को रोजगार दिया जाएगा उसमें से 1/3 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास था, महिला सशक्तिकरण, ओके, वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी एक बड़ा पुश था ग्रामीण महिलाओं के लिए। अब मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी किस हिसाब से तय होती थी, ये मजदूरी तय होती थी अलग अलग राज्यों के अंदर महंगाई का लेवल क्या चल रहा है, वहाँ का जो इन्फ्लेशन है, वहाँ का इन्फ्लेशन है, कौन सा इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर से जुड़ा हुआ है ना, एग्रीकल्चर लेबर वाला जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या चल रहा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी की दरें होती थी, ये 200 रुपये से लेके 350 रुपये तक पर डे तक ये अलग अलग वेरी करती थी। इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस थे, लाइक जहाँ पे एसटी बहुल क्षेत्र है या एसटी वाले जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए 150 दिन के लिए रोजगार का प्रोविजन भी इसी के अंदर था। तो ये हमने देखा मनरेगा के अंदर कौन कौन सी चीजें अभी तक इसमें थी। अब हम देखेंगे कि सरकार ने इस स्कीम के अंदर कौन से स्ट्रक्चरल चेंज किए, ओके। उससे पहले एक चीज देखते हैं मनरेगा के अंदर फंडिंग का क्या पैटर्न था, उसे हम देख लेते हैं। तो देखो फंडिंग, इस स्कीम की फंडिंग के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ओल्ड पैटर्न जो चलाया जा रहा था वो फंडिंग पैटर्न था कि अगर 100 रुपये या 100 रुपये का कहीं खर्चा होता है, 100% अगर रुपया यहाँ पे खर्च हो रहा है तो उसमें से जो 60% फंड है वो इन ग्रामीण लोगों के लिए वेजेस में जाना चाहिए था, मजदूरी के रूप में जाना चाहिए था। और जो 40% का जो पैसा है वो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी अगर इसमें जो काम किए जा रहे हैं, लाइक कोई आंगनवाड़ी बनाई जा रही है, कहीं पे चार दीवारी बनाई जा रही है, तो उसके लिए जो मटेरियल कॉस्ट थी उसमें 40% इसका अलोकेट किया गया था। अब जो वेजेस का पार्ट था उसका 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था, जबकि जो मटेरियल कॉस्ट आता था उसका 75% पैसा दिया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा और 25% पैसा दिया जाता था अपना राज्य सरकार के द्वारा, जिस भी राज्य के अंतर्गत ये स्कीम लागू की गई है। अब नई स्कीम के तहत क्या किया गया है, ये फंडिंग पैटर्न है इसको भी बदल दिया गया है, जो कि काफी बहस का मुद्दा भी बना हुआ है। अब देखते हैं नई स्कीम के तहत क्या क्या चेंजेस हैं वो किए गए हैं। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण, इस नाम के तहत जो नई स्कीम अभी चलाई जा रही है उसमें सबसे पहले जो डेज का क्लोज था उसे क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्या किया गया है, 100 डेज के बजाय अब प्रोविजन किया गया है 125 डेज का, ओके, कि आपको जो रोजगार है वो कितने दिन तक मिलेगा, 125 दिन के लिए। दूसरी चीज है जो फंडिंग का पैटर्न था पहले, जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो फंडिंग का पैटर्न था कि उसमें से 100% पैसा केंद्र सरकार वेजेस का देती थी और मटेरियल कॉस्ट का 75% पैसा देती थी और 25% राज्य को वहन करना पड़ता था। इसे कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और अब टोटल मिक्स करके 60:40 ये रेशियो कर दिया गया है जनरल स्टेट्स के लिए, जिसमें 60% पैसा दिया जाएगा सेंटर के द्वारा और 40% वहन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि जो हिली स्टेट्स हैं उनके अंदर ये फंडिंग का पैटर्न 90:10 का रहेगा, ओके। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें भी ये फंडिंग पैटर्न दो तरीके से रखा गया है। जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेशन है यानी विधानसभा है उनके अंदर ये रखा गया है 60:40 का, और जिनके अंदर नहीं है उनमें रखा गया है 90:10 का। तो ये फंडिंग पैटर्न के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। उसके बाद देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क कि इस नरेगा, पहले नरेगा स्कीम के अंदर जो भी प्रोजेक्ट वर्क था वो कौन डिसाइड कर रहा था, वो डिसाइड कर रही थी ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है, कि क्या क्या प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है। अब इस योजना के तहत बनाए गए जो एसेट्स हैं वो क्या रहें, ड्यूरेबल रहें, ठीक है, और मोस्ट इफेक्टिव वो इकोनॉमी को सपोर्ट करें, उसके लिए इसे हम पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव से इंटीग्रेट कर रहे हैं, गति शक्ति इनिशिएटिव, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके। जिससे क्या होगा, जितने भी इसके अंतर्गत वर्क चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग बेहतर हो पाएगी और उनका इंटीग्रेशन नेशनल इंफ्रा के साथ हो पाएगा, नेशनल इंफ्रा के साथ इनका इंटीग्रेशन हो पाएगा। उसके बाद एक नया क्लोज इसमें जोड़ा गया है, वो है मैंडेटरी पोज क्लोज। अब देखो मनरेगा स्कीम जब चल रहा था
तो अब एक जो किसानों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी बुआई और कटाई का टाइम आ रहा था, फसल को बोने का और फसल को काटने का, हार्वेस्ट करने का टाइम आ रहा था, तो जो मजदूरों की कमी उन्हें हो रही थी, उनकी मजदूरी, उनको मजदूरों की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे उन्हें, और मिल भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा हाई वेजेस उनको पे करने पड़ रहे थे। तो किसानों की इस समस्या को देखते हुए क्या किया, गवर्नमेंट ने इसमें मैंडेटरी पोज का क्लोज डाला है इस स्कीम में, कि बुआई और कटाई के सीजन पे 60 डेज के लिए किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जाएगा। 60 डेज का पोज रहेगा, रुके रहेगी स्कीम। इस दौरान आप मजदूर हैं वो किसानों के साथ बुआई और कटाई में काम करेंगे। और इस चीज़ को लेके भी काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। अब क्या किया गया है, नई स्कीम के अंदर एआई का इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। ओके, उसके अलावा जीपीएस का यूज़ किया जा रहा है, राइट, कि किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक टॉयलेट बनाया गया था तो उसका इमेज जियो टैगिंग के साथ अपलोड किया जाए, ताकि फ्रॉड हो रहे हैं उन फ्रॉड्स को क्या हो सके, रोका जा सके। उसके अलावा इस स्कीम जो की सो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी नॉर्मेटिव अप्रोच। ओके, एक बार के मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। तो नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब यहाँ ये था कि पहले क्या होता था, ये जो स्कीम था मनरेगा, मनरेगा स्कीम में पहले होता था ये डिमांड ड्राइवन थी। पहली चीज़ कौन सी थी, डिमांड ड्राइवन। ओके, जब भी लोगों को रोजगार की राज्य में ज़रूरत पड़ती थी तो वो अप्लाई करते थे और उनको उसके अकॉर्डिंग फंड्स अलोकेट कर दिए जाते थे। इस स्कीम के लिए स्टेट आता था सेंटर के पास कि ये हमें काम करने हैं, इतना हमारा बजट है, और उतना जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट कर दिया जाता था स्टेट को। लेकिन अब क्या होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेगी कि कौन से स्टेट को कितना रुपया देना है और कौन सी स्कीम्स के लिए कहाँ कहाँ, कि कौन कौन से स्टेट्स को कितना कितना पैसा अलॉट अलॉट करना है। और केवल एक साल में ये एक बार पैसा अलॉट किया जाएगा, दोबारा बार बार इस पैसे को अलॉट नहीं किया जाएगा। पहले क्या था, मनरेगा में अगर बीच में मिड ईयर के अंदर भी अगर ज़रूरत पड़ती तो पैसों को क्या किया जाता था, और एक्स्ट्रा पैसे अलॉट किए जा सकते थे। लेकिन अभी नई स्कीम के अंदर इसका कोई भी प्रोविज़न है, कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका नॉर्मेटिव अप्रोच। उसके बाद नाउ ये स्कीम जो है अब ये मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, नरेगा या मनरेगा जो बात करते हैं हम, वो हमें क्या दे रहा था, एक राइट प्रोवाइड करवा था, लीगल गारंटी हमें दे रहा था। ओके, रोजगार की। लेकिन इसमें इस मिशन के तहत ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है कि आपको अधिकार है, राइट प्रोवाइड करवाया गया है, राइट। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की जो नई स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है उसके बारे में। चलो अब हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों स्कीम्स को एक साथ, कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है और क्या क्या डिफरेंस इसमें अभी नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं, ये आ गया अपना। तो देखो, मनरेगा में सबसे पहले की बात की गई थी डेज की, तो डेज 100 से बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ कितने कर दिए गए, 125 डेज कर दिए गए हैं। फंडिंग का रेशियो पहले 100% गवर्नमेंट वेजेस का दिया जा करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 75% दिया करती थी मटेरियल का। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करके जो रेशियो है वो कर दिया गया है 60-40 का, जिसमें 60 होगी सेंटर की और 40 होगा स्टेट का। हिली स्टेट्स के लिए ये कर दिया गया है 90:10 का, और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी जिनमें लेजिस्लेचर है उनका 60-40, जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है उनमें 90:10। उसके बाद में वर्क टाइप में पहले वो था अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड वर्क। ओके, लेकिन अब इसके अंतर्गत, नई स्कीम के अंतर्गत इसे किया गया है सेमी स्किल का। ओके, या स्किल्ड वर्क। ओके, इसके अंदर क्या किया गया है कि लोगों को अप स्किलिंग पे भी फोकस किया जाए। ओके, जिससे उनको बार बार इस योजना से जुड़ना ना पड़े, अप स्केलिंग पे भी फोकस किया जाएगा। उसके बाद बात रहती है अप्रोच की, तो जो मनरेगा का अप्रोच था वो था बॉटम टू टॉप। ओके, बॉटम टू टॉप अप्रोच। लेकिन वहीं पे जो नई स्कीम है उसके अंदर कौन सा किया गया है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच। यानी इसमें क्या गया है, नॉर्मेटिव अप्रोच को लगाया गया है, जिसमें क्या होगा, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेगी कि कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है, और मिड ईयर एलोकेशन भी नहीं होगा।
साथ ही साथ जॉब कार्ड की बात कर लेते हैं। मनरेगा के अंतर्गत 5 ईयर का जॉब कार्ड बनता था, लेकिन नई स्कीम के अंतर्गत इसे कर दिया गया है 3 ईयर का, ताकि ना बार बार लोगों को, पहले क्या करते थे, एक बार कार्ड बनाया और बाद में वो इंसान है या वो व्यक्ति है कहीं और काम कर रहा है और उसके नाम पे पैसा यहाँ से उठाया जा रहा है, तो इसको रीन्यू करवाना पड़े और ऐसी फ्रॉड एक्टिविटीज़ हैं उनको कार्ब किया जा सके। उसके बाद पेनल्टीज़ की बात करते हैं। अगर कोई भी फ्रॉड पाया जाता है तो जो मनरेगा स्कीम था पहले का, उसमें फ्रॉड के लिए केवल 1,000 रुपये तक का पेनल्टी था। इसे बढ़ाकर नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के तहत इसे 10,000 रुपये तक का बढ़ाया गया है, यानी पेनल्टीज भी बढ़ाई गई है। उसके बाद राइट बेस्ड इशू ये था कि जो मनरेगा था वो क्या था, एक लीगल राइट था, आपके पास एक्ट के तहत बना हुआ क्या था, लीगल राइट था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई राइट है आपके पास, तो वो नहीं, बिल्कुल ये मिशन मोड में काम करेगा ये ओके, मिशन मोड में ये काम करेगा। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखो बच्चों, इस स्कीम के साथ अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो बनी हुई हैं, जैसे कि फेडरलिज्म का इशू है, इसके साथ संघवाद का इशू है फंडिंग में। जैसा आपने देखा होगा कि अभी भी सेंटर में और स्टेट्स में जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया है, तो वो पेंडिंग है, उसका इशू चल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि 40% पैसा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, स्टेट्स के द्वारा। तो लाइक वेस्ट बंगाल, वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का नाम क्यों रखें जब हमें पैसा हमें ही देना है। एक सेकेंड, इश्यू आ गया इंटरनेट का फिर से। सेम चीज़ फसल बीमा योजना जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें भी फंडिंग की चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो ये चीज़ है कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। ओके, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, राज्य और केंद्र एक साथ मिलके ना चलने के बजाय दोनों के अंदर कसाकसी तनातनी बनी हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या हो रहा है, हानिकारक सिद्ध हो रहा है। तो फंडिंग से रिलेटेड एक इशू बना हुआ है, जिससे क्या होगा, अगर जो स्टेट है वो उससे उस सेंटर से फंडिंग नहीं मिलेगा तो पॉलिसी पैरालिसिस की जो नौबत है, पॉलिसी पैरालिसिस की वो जो चीज़ें हैं वो स्टेट्स में देखी जा सकती हैं। उसके अलावा दूसरी है कि सैलरी जो उसकी है वो पेंडिंग इशू चल रहा है, कि देखो जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको ये नहीं है कि आप ये काम किया और आपको डेली या मंथली वेजेस मिल गए, प्रोविज़न किया गया है मंथली वेजेस का, लेकिन इनको जो वेजेस हैं उनमें 2 से 3 मंथ का डिले चल रहा है अभी वर्तमान में। ठीक है, क्या चल रहा है, डिले चल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरी यहाँ से छोड़ के वो कहाँ कर रहे हैं, शहर के अंदर जाके माइग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शहर के अंदर जाके माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ क्यों कर रहे हैं माइग्रेट, क्योंकि वहाँ उन्हें मंथली पैसा मिल रहा है और यहाँ उन्हें 2 से 3 महीने का डिलेड पैसा मिलता है। तो इसके कारण एक प्रॉब्लम और आता है कि जो मनरेगा है वो कहीं ना कहीं जो शहरी माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन जो हो रहा है उसे रोकने के अंदर भी असफल सिद्ध हुआ है, पूर्णतया सफल नहीं हुआ है। ओके, उसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है वो है मैंडेटरी पोज क्लोज की, जो नई स्कीम के तहत 60 डेज का एग्रीकल्चर सीजन के टाइम पे, बुआई और कटाई के टाइम पे 60 डेज का पोज का जो इश्यू रखा गया है। इस दौरान क्या होता है, जो वर्कर्स हैं उनके पास में उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो वो बोलेंगे कि किसान बोलेंगे आपके पास अभी रोजगार है नहीं, और जो रोजगार हम दे रहे हैं तो हमारे बताए गए वेजेस के हिसाब से ही आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अब जो कुछ लोग मजबूर लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, क्या लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, उनके लिए ये मजबूरी हो जाएगी कि उनको खेतों में काम करना पड़ेगा उस दर पर जिस दर को किसान के द्वारा तय किया गया है। तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। उसके बाद में अगली जो प्रॉब्लम है वो है नॉर्मेटिव अप्रोच को लेके। ठीक है, अब देखो पहले जो मनरेगा स्कीम था उसमें क्या था, डिमांड ड्राइवन और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह वो काम करता था, कि अगर स्टेट के अंदर ज़्यादा डिमांड है वर्क की तो स्टेट क्या करेगा, सेंटर को अप्रोच करेगा और वहाँ से ज़्यादा फंड का एलोकेशन करेगा। उसके बाद में अगर कम डिमांड है, किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण डिमांड बढ़ी तो ज़्यादा एलोकेशन हो जाएगा रोजगार का, और अगर डिमांड कम है तो उसके लिए कम हो जाएगा। यानी डिमांड ड्राइवन अप्रोच था जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की तरह वर्क कर रहा था। लेकिन नॉमिनेटिव अप्रोच के अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि कौन से स्टेट को कितना फंड एलोकेट करना है और वहाँ पे कितना हमें रोजगार क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है
सेंट्रलाइजेशन को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अप्रोच भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। उसके बाद में व्हाट अबाउट द अर्बन सिटीज, या और अर्बन जो शहरों में लोग रह रहे हैं, ये आपने नई स्कीम जो बनाई, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, तो आपने ग्रामीण के बारे में तो देख लिया। यहाँ पे व्हाट अबाउट द अर्बन, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा थोड़े दिन पहले एक ऐसा प्रयास किया गया था कि अर्बन लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्कीम चलाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा कोई भी स्कीम अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो इस स्कीम के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाएगा और डेवलपमेंट के अंदर भी उसका अच्छा योगदान होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपन लास्ट में सॉल्यूशंस पे। ओके, वन बाय वन करके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो हमें करना पड़ेगा कि जो वेजेस हैं उनका हमें टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा। राइट, अगर हम वेजेस का टाइमली पेमेंट करेंगे, मजदूरों को रुपया टाइम पे जाएगा, तो मजदूर क्या करेंगे, गांव में ही काम करेंगे, वो शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे। तो एक ये इश्यू आ जाएगा, तो ये सोल्व होना चाहिए। दूसरा इश्यू क्या है कि जो मैंडेटरी पोज क्लोज रखा गया है उसमें कुछ ना कुछ हाफ वे उसका निकालना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा कि जो वेजेस हैं, ये हो सकता है कि जो वेजेस हैं वो डिसाइड कर दिए जाए कि इससे नीचे किसान उन्हें वेजेस नहीं देगा, मिनिमम वेजेस है वो डिसाइड किए जाएं। इसके साथ ही तीसरा जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो फंडिंग पैटर्न है उसमें भी हम बदलाव कर सकते हैं कि जो स्टेट्स की जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीकर है उनको स्टेट्स को ज़्यादा पैसा अलोकेट किया जा सकता है स्कीम्स के लिए, और जिन स्टेट्स की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है उन्हें कम पैसा भी अलॉट किया जा सकता है। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि जो स्टेट्स हैं जिनमें पुअर पॉपुलेशन की जो संख्या है वो ज़्यादा है, उन्हें रोजगार के लिए फंड भी ज़्यादा अलोकेट किए जा सकते हैं। ओके, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये श्योरिटी दे देती है, ये गारंटी दे देती है कि अगर एक बार हम ईयर के स्टार्टिंग में आपको पैसा अलॉट करते हैं, उसके बाद में अगर मिड ईयर के अंदर भी आपको ज़रूरत पड़ती है या रोज़गार की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए भी पैसा रिलीज़ आपको करेंगे। यानी मिड ईयर फंड अलोकेशन की अगर गारंटी सरकार देती है तो ये सबसे अच्छा इसमें कदम होगा रिफॉर्म के तौर पे। उसके बाद में जो अंतिम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उसे क्या करने की, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी जो पेमेंट इशू दिया जा रहा है मज़दूरों को, उसके लिए आधार का ऑथेंटिफिकेशन किया जा रहा है। तो कई लोगों के पास क्या हो रहा है, आधार का जो कनेक्टेड है उन्हीं अकाउंट्स में पैसा दिया जा रहा है, तो लोगों के पास, कईयों के पास अकाउंट्स नहीं है, जिनके अकाउंट्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो उनको पैसों की कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सॉल्यूशन है, वो भी सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। राइट, तो ये हो गए हमारे मेजर सॉल्यूशंस। इसके अलावा हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक आर्ग्यूमेंट। ओके, एक आर्गुमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम एक 200 से 250 शब्दों में एक आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हैं एक क्वेश्चन का, जो कि मैं अब आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन आपका रहेगा कि क्रिटिकली एनालाइज, ओके, क्रिटिकली एनालाइज हाउ विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन, रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण contributes to social security in India. Discuss its achievement and its limitations. अचीवमेंट्स में यहाँ पे आप इसे पॉजिटिव्स भी कर सकते हो। ओके, इसके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं,
और इसमें क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। अगर आप आंसर राइट कर रहे हो इसके लिए तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा। ओके, पहले ब्रीफ इंट्रो आप दीजिएगा इसका। फिर आपको इसके कंपेयर करना है कि मनरेगा में और जो नई स्कीम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी फॉर, ओके, इन दोनों स्कीम्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उस इसके पॉजिटिव्स उसके बाद बताइएगा क्या क्या हैं। उसके बाद लिमिटेशंस में जो प्रॉब्लम्स हमने बताया वो लिमिटेशंस के इसके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हो जाएंगे। और उसके बाद एक आप दीजिएगा इसमें शॉर्ट सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड। अगर आप इस पर लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आर्ग्यूमेंट के लिए पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है किसका, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन इस स्कीम का। उसके बाद में फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, यहाँ पे आपको लिखना है इस स्कीम्स के पॉजिटिव्स कि क्या क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं। उसके बाद में जो चैलेंजेस हैं उसे हमें लिखना है यहाँ पे। और सॉल्यूशन में हमें बताना है, सॉल्यूशन में आप यहाँ पे इसके जो वे फॉरवर्ड मैंने आपको बताया है क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो इसमें लिख सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर आपके प्रीलिम्स में या एमसीक्यू में का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप सोल्व कर पाएंगे इसके डेटा से। आई होप अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू अगर कोई आता है तो वो भी आप सोल्व कर पाएंगे, ओके। और इससे इसके ऊपर अगर आंसर आता है तो क्वेश्चन आंसर आप लिख पाएंगे, आर्ग्यूमेंट आता है तो आई होप आप अच्छा आर्ग्यूमेंट और अच्छा आंसर आप लिखेंगे इस पे, ओके। तो गाइस दिस वन फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ अजय चौधरी, हैव ए गुड डे।